सब कुछ ठीक ठाक है तो थोड़ा बताया जाए। थोड़ा एक बार कंफर्म कर दीजिए। सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए 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 तो शुरू करते हैं। बालक हैं, कह रहे हैं कि सर थोड़ा लेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बालक थोड़ा लेट तो हो ही गया है। क्या है ना कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, समझ रहे हैं, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। सबसे बड़का दिक्कत में ये है कि नेटवर्क वाला बात हो जाता है ना, कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है, तो यही समस्या, और कुछ खास समस्या है नहीं। शुरू करने से पहले हम लोग यह देखते हैं कि कल जहां तक पढ़े थे उससे थोड़ा आगे देख लेते हैं। कल शायद हम लोग विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बार थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे और वहां से कवर करते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे कि आगे आएंगे। ठीक है। जिस प्रकार से सब दिन लिखते हैं, जैसे कि बायोलॉजी है, 12th का है, चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो उसकी जानकारी देना थोड़ा हम मुनासिब समझ रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा लिख देते हैं भाई कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बुआ। अभी हम लोग मोटा मोटी बात कर लें तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। वहीं अगर चैप्टर की बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर कितना है, 8 है। यहाँ तक में किसी तरह का तो डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ खास चीज़ लिखे नहीं है अभी तक। इसमें बस इतना लिखे हैं कि अभी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 12th का है, और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, तो 8 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल चर्चा किए थे हम लोग विषाणु जनित रोग के बारे में। विषाणु जनित रोग किसे कहते हैं, विषाणु जनित रोग, इसके बारे में भी आप लोग को हम बता चुके हैं कि वैसा रोग जो किससे होता है, विषाणु से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु जनित रोग कहते हैं। मोटा मोटी अगर हम लोग बात कर लें, हम बताए थे आपको कि वैसा रोग जो वायरस से होता है, जो विषाणु से होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषाणु जनित रोग कहेंगे। अक्सर ही 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि विषाणु जनित रोग किसे कहते हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैसा रोग जो किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु जनित रोग कहते हैं। इसका खूब वर्णन हम लोग पिछला क्लास में कर चुके हैं। ठीक है। जिसमें कि बहुत सारे रोगों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, देखे भी हैं। जैसे कि कल की अगर बात कर लें तो कल मुख्य रूप से हम लोग 2 बीमारी के बारे में पढ़े थे। एक पढ़े थे रेबीज के बारे में और दूसरा पढ़े थे पोलियो के बारे में। रेबीज के बारे में हम लोग यह देखे थे कि रेबीज जो है इस तरीके से किसी व्यक्ति में फैलता है। सपोज करिए कि हम जना स्वस्थ हैं, हम जना ठीक हैं अभी, हाँ, हम डॉक्टर से चेकअप कर, हमको ऐसा लग रहा था कि भाई हम बीमार चल रहे हैं। मान लीजिए कि हमको ऐसा लगा कि हमको स्वस्थ थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो हम डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाए, तो पता चला कि हमें कौन सा रोग हो गया है, रेबीज हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको रेबीज है, और यह जो है किस वायरस से होता है, तो रेबीज वायरस से होता है। तो अब हमें तो पता लगाना पड़ेगा ना कि भाई हमारे बॉडी में रेबीज का जो वायरस है कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरीके से हमारे शरीर में रेबीज रोग को उत्पन्न किया। तो मोटा मोटी इसी को हम लोग कहते हैं फैलने का तरीका। यानी कि रेबीज क्या है, रेबीज किससे फैलता है, रेबीज कैसे फैलता है, और अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाए तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, इन तमाम चीजों के बारे में। तथा इसके साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को हमें रेबीज से बचाना हो, या लोगों को यह बताना हो कि आप ये चीजें करेंगे तो रेबीज से आप बच जाएंगे, इसी को हम लोग रोकथाम कहते हैं। तो रेबीज का क्या रोकथाम है, इस तमाम मुद्दों पर कल हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। बताए थे आपको कि आमतौर पर जो रेबीज है कुत्ता, बंदर, बिल्ली, गिद्दर यानी कि जिसको लोमड़ी कहते हैं, इन तमाम जीवों के काटने से होता है। और यह वैसे कुत्ते या वैसे बंदर या वैसे बिल्ली या वैसे गिद्दर के काटने से होता है जिसमें रेबीज वायरस उपस्थित रहता है। सब कुत्ता के काटने से रेबीज नहीं होगा।
बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग पोलियो की बात कर लें, उसके बाद रेबीज को तो पढ़ ही लिए थे। जो लोग कल का क्लास नहीं किए हैं, ठीक है ठीक है। एगो बालक हैं श्याम यादव इंटरटेनमेंट। देखिए बालक क्या है बाबू, कि तुम ब्लॉक हो जाओगे, अपने आप ब्लॉक हो जाओगे। यूट्यूब का पॉलिसी होता है, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है। अब बाद में आप कहिएगा कि सर आप ब्लॉक कर दिए। एक महेंद्र मंडल हैं, कह रहे हैं कि सर थोड़ा कमेंट भी देख लिया कीजिए। बिल्कुल महेंद्र भाई, अब ये आपका नाम है कि किनका नाम है अलग बात है, लेकिन बिल्कुल कमेंट देख रहे हैं आपका। नहीं, एक श्याम यादव इंटरटेनमेंट है, ये वो कमेंट है सर चाय पी रहे हैं, ठीक है। अब इस कमेंट को ये क्या किए हैं कि कॉपी किए हैं और बार बार पेस्ट करके शेयर कर रहे हैं, पेस्ट करके सबमिट कर रहे हैं, पेस्ट करके सबमिट कर रहे हैं। तो बाबू क्या है कि यूट्यूब का एक पॉलिसी होता है, वो जब देखता है कि अनवांटेड अनयूजुअल कमेंट बार बार हो रहे हैं, एक ही कमेंट को बार बार किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको ब्लॉक कर देगा। हम नहीं ब्लॉक करेंगे, इसीलिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। आइए जो लुम्हागिरी कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, इस पर थोड़ा ब्रेक लगाइए, ठीक है। माइंड थोड़ा हमरो डाइवर्ट होता है और जो बच्चा पढ़ रहे हैं उसका भी डाइवर्ट होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पोलियो के बारे में कल पढ़े थे, पोलियो के बारे में जाने थे कि पोलियो जो रोग है यह किस तरीके से किसी व्यक्ति में फैलता है, पोलियो का लक्षण क्या होता है, पोलियो का रोकथाम क्या होता है। तो हम लोग इसी दौरान यह जाने थे कि पोलियो जो है आमतौर पर जिस तरीका से रेबीज के बारे में हम देखे थे कि रेबीज वायरस से फैलता है, रेबीज वायरस से फैलता है, उसी तरीका से पोलियो जो है यह किससे फैलता है, यह पोलियो वायरस से फैलता है। यहां तक में कोनो डाउट नहीं? डाउट यानी कि क्या बोले हैं अभी गुरु, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। हम ये कहे हैं कि जिस तरीका से रेबीज वायरस से फैलता है, उसी तरीका से पोलियो किससे फैलता है, पोलियो वायरस से फैलता है। इसके बारे में हम लोग देख लिए थे कल, ठीक है। कल हम लोगों ने यह भी देखा था कि सपोज करिए कि यह कोई व्यक्ति है, इसके बॉडी पर यह पोलियो वायरस कैसे अटैक करता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति है, सपोज करिए कि हम ही जना अखन स्वस्थ हैं, हाँ अपने आप को हम कह सकते हैं कि स्वस्थ हैं। वैसे तो स्वस्थ का डिफिनीशन आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि स्वस्थ का मतलब केवल यह नहीं होता है कि वह व्यक्ति रोग मुक्त है। स्वस्थ का मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति में सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और शारीरिक रूप से वह व्यक्ति ठीक होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा अगर वह व्यक्ति, या कह सकते हैं कि इसके साथ ही साथ अगर वह व्यक्ति रोग मुक्त है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तब उसको हम लोग स्वस्थ कहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर हम लोग कल यह देखे थे कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को यह जो पोलियो वायरस है अपने चपेट में कैसे लेता है। जैसे मान लीजिए हम ही अभी हैं, हम ही को किसी प्रकार का लक्षण दिखाई दिया या किसी तरीका का हम देखे कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो पहले नहीं था, तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब को बोले कि भाई ऐसा समस्या है। उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि भाई इस व्यक्ति को पोलियो हो गया है। अब पता तो लगाना पड़ेगा कि भाई यह जो पोलियो वायरस है किस तरीके से हमारे बॉडी में प्रवेश किया, यह जब प्रवेश किया तो क्या क्या हमारे बॉडी में लक्षण दिखाई दिए, इसको कैसे रोक सकते हैं, आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले बच्चों में, आने वाले लोगों को कैसे बताएंगे कि भाई आप ये काम करेंगे तो आप पोलियो रोग से बच सकते हैं। इस तमाम चीजों के बारे में हम लोग कल देख लिए थे। पोलियो का कुछ लक्षण भी देखे थे कि किस तरीका से पोलियो का लक्षण होता है, यानी कि किसी व्यक्ति में अगर इस पोलियो वायरस का आक्रमण होगा, देखिए एगो श्याम यादव इंटरटेनमेंट है, इसको हम अभी बोले हैं कि देखो बाबू क्या है कि तुम ब्लॉक हो जाओगे। तो ये क्या कह रहा है कि ठीक है कोई दिक्कत है नहीं, हम क्या करेंगे दूसरा आईडी बनाएंगे, उससे फिर यही काम करेंगे छिछोरापन वाला। मतलब एक होता है लुम्हा, ठीक है, एक होता है टॉप लेवल का लुम्हा। ये टॉप लेवल का लुम्हा है, देख रहे हो। मतलब पहले वो टी शर्ट चलता था, शायद आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि देखे होंगे, यहाँ छाती पर लिखाया रहता था कि हम नहीं सुधरेंगे, शायद आप लोग भी देखे होंगे। मतलब गजब है महाराज, आपको बात से समझा रहे हैं कि भाई आप पढ़िए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, क्या लुम्हागिरी कर रहे हो। इधर देखो क्या कर रहे हैं। हाँ, तो पोलियो वायरस के बारे में बता रहे थे हम लोग कि पोलियो वायरस के बारे में आपको इतना चीज हम कल बता चुके थे कि ये अभी कल वाला फ्लैशबैक दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझे क्लास चल रहा है, हाँ ये सब गॉप का पास्टिंग अभी दे रहे हैं, कहीं मूड बन रहा है हम लोग का, कहीं टॉपिक पर आ रहे हैं, बात समझने का प्रयास करिए। हाँ, लय पकड़ रहे हैं, जैसे गायक सब नहीं देखते हैं कि गायक सब गाने से पहले आलाप लेता है, वो अपना सुर पकड़ता है, उसी प्रकार से कहीं सुर पकड़ा रहा है। फिर तो हम लोग ऐसे करेंगे टॉपिक पर। तो पोलियो वायरस के बारे में जानकारी ले रहे थे, क्या शायद कुछ कह रहे थे, हाँ ये कह रहे थे
कि पोलियो वायरस जब किसी व्यक्ति के बॉडी पर आक्रमण करती है, अटैक करती है, तो इसके बारे में हम देखे थे या फिर आपको बताए थे कि भाई होता क्या है कि जैसे ही किसी व्यक्ति पर पोलियो वायरस का अटैक होता है, उस व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें क्या हो जाती है कि सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उस व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता, हम लोग कह सकते हैं, स्वाभाविक सी बातें हैं भाई कि अगर तंत्रिका तंत्र ही, नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो गया किसी व्यक्ति का, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से विकसित तो जरूर हो जाएगा, मानसिक रूप से बीमार तो जरूर हो जाएगा वह व्यक्ति। इसके अलावा शरीर की जो मांसपेशियां हैं, आमतौर पर क्या होता है कि हाथ और पैर की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ने लगती है। ये तमाम तरह के लक्षण हम लोग कल पोलियो में देखे थे, ठीक है। ठीक ठीक। तो ये कल का चीजें थी। कल हम लोग इसके बारे में जानकारी लिए थे कि पोलियो क्या होता है, सॉरी पोलियो, हाँ पोलियो क्या होता है, रेबीज क्या होता है। मोटा मोटी अगर बात कर लें तो विषाणु जनित रोग के बारे में हम लोग कल पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग देख लेते हैं बुआ प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में, ठीक है। यहाँ तक में कोनो डाउट है तो बता दीजिएगा थोड़ा। उम्मीद करते हैं किसी प्रकार की कल डाउट नहीं रही थी, कल हम लोग इसी का चर्चा कर चुके थे। अभी तक 2 रोगों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एक था जीवाणु जनित रोग के बारे में, जिसमें भी 4 बीमारी आपको हम बताए थे। विषाणु जनित रोग के बारे में आपको हम बताए हैं, जिसमें कि 4 बीमारी आपको हम बताए हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में, यानी कि वैसे रोग के बारे में जो प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। चलिए, जो लोग अपना मनोहर पोथी रखे हुए हैं, जो लोग अपना कॉपी रखे हुए हैं, एक महेंद्र मंडल कह रहे हैं मलेरिया के बारे में। हाँ बालक, मलेरिया के बारे में जानेंगे। चलिए, स्टार दे करके हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग है प्रोटोजोआ जनित रोग। अब हमें यह बताइए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रोटोजोआ जनित रोग किसे कहेंगे, तो क्या देंगे इसका जवाब हम लोग? अरे जिस प्रकार से विषाणु जनित रोग के बारे में हम बताए हैं कि भाई वैसा रोग जो विषाणु से फैलता है उसको क्या कहते हैं? विषाणु जनित रोग कहते हैं। जिस प्रकार से जीवाणु जनित रोग के बारे में आपको हम बताए हैं कि वैसा रोग जो जीवाणु से फैलता है उसे क्या कहते हैं? जीवाणु जनित रोग कहते हैं। जस्ट उसी प्रकार से ये भी क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसका भी परिभाषा हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैसा रोग जो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। खुर्शीद अकेला जी हैं, ये सब पुराने बालक हैं। चलिए ठीक ठीक ठीक। तो क्या बताए थे कि वैसा रोग जो किससे होता है बुआ? प्रोटोजोआ से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं। यहाँ तक में कोनो डाउट? कभी कभी क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर पूछेगा। देखिए एग्जाम का आपको हम बार बार एक तरीका दे रहे हैं, एक पैटर्न दे रहे हैं आपको। बोर्ड एग्जाम सब हलवा चीज है महाराज, पिंदी चीज है। इसको उतना सीरियसली लेना नहीं है जितना लोग हवा बना देते हैं। बार बार देखिए आपको हम इस हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, इस हिसाब से ट्रेंड कर रहे हैं, ताकि एग्जामोफोबिया जो होता है, एग्जाम से जो आपको डर लग रहा है वह डर आपके अंदर से निकल जाए। ऐसा आप समझिए जिस प्रकार से आप क्लासरूम में बैठ करके टेस्ट देते हैं, उसी प्रकार से वहां भी आपको क्या करना है कि टेस्ट देना है। डरना नहीं है एग्जाम से। जितना हवा इसको बनाया जा रहा है, वैसे हवा बनाने में कुछ लोग का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। बात समझ रहे हैं? कुछ लोग होते हैं थोड़ा अरे बच्चा इंप्रेस हो जाता है हमारा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाला सब आता है, पूरा ये सूट बूट लगा लिया, यहाँ तक ये कर लिया, वो चश्मा लगा लिया, हाँ इतना फूसू फूसू करके बोला। भाई बच्चा शौक हो जाता है कि भाई होता होगा कोनो बड़का 30 मार खान होता होगा। लेकिन आपको हम यही सलाह दे रहे हैं कि एग्जाम से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। हलवा चीज है, पिंदी चीज है। वैसे अगर आप रेगुलर मोड में क्लास कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बायोलॉजी कितना आसान है। आसान है या नहीं है ये तो सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन आपको हम आसान बना करके दे रहे हैं। हमारा पूर्ण प्रयास रहता है कि बच्चा को किसी तरीका का स्ट्रेस ना हो। आपको लगे कि अगर वो आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इससे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, SSR स्टेटस कह रहे हैं कि सर प्लीज चैप्टर या टॉपिक का नाम लिख दें। हे बालक SSR स्टेटस जी, ये बायोलॉजी 12 चल रहा है, चैप्टर 8 चल रहा है। टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। यहाँ लिखा हुआ है, शायद हो सकता है कि आप विलंब से क्लास ज्वाइन किए होंगे, या ये भी हो सकता है कि आज आपका पहला दिन हो इसीलिए आपको थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, थंबनेल में ना
नहीं, थंबनेल में इसलिए नहीं रखते हैं, मान लीजिए कि लाइव क्लास हम डेली बेसिस पर दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप कहीं पर बैच में पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम रेगुलर मोड में आपको पढ़ाते जा रहे हैं, इसीलिए वहां पर हम जानबूझ करके नहीं लिखते हैं, चैप्टर का बेसिस कह लें या फिर ये टॉपिक का कह लें, थंबनेल सेम रहता है, बस डे का डिफरेंस रहता है। दूसरा भाषा में कहें तो हमें मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, थंबनेल सेम रहता है, बस डे हम चेंज करते हैं, उसको लगा देते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो हम ये कह रहे थे कि प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि प्रोटोजोआ जनित रोग किसे कहते हैं, एक प्रोटोजोआ जनित रोग का नाम, फैलने के तरीके, लक्षण, उसके रोकथाम के बारे में विस्तार से बतावें और 5 नंबर ले जाइए। बात समझ रहे हैं। एक चीज आप गेस किए होंगे कि जितना भी बीमारी आपको हम पढ़ाए हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग पढ़ाए हैं, विषाणु जनित रोग पढ़ाए हैं, अभी प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ रहे हैं, सबका फॉर्मेट सेम है। हमारा प्रयास रहता है कि एक फर्मा आपको हम बना करके दें, एक फॉर्मेट बना करके दें, ताकि आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप जीवाणु जनित वाला पढ़े थे, आपको शायद याद होगा कि उसी प्रकार से हम लोग विषाणु जनित रोग भी पढ़े हैं और उसी प्रकार से ये भी पढ़ेंगे। तो अगर भविष्य में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ जनित रोग किसे कहेंगे, तो हम लोग यह कह सकते हैं ना कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग कहेंगे। इसमें एगो बीमारी है बुआ, सबसे पहला बीमारी हम लोग लिख देते हैं यहां पर, रोग का नाम, रोग का नाम, यही फॉर्मेट था हम लोग का। एक खुर्शीद अकेला जी कह रहे हैं कि सर अफसोस हो रहा है, ध्यान नहीं दिए सही से, 311 नंबर आया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। एक आलो कुमारी हैं, कह रहे हैं कि सर 11th का लाइव नहीं देते हैं क्या। देखो बालिके, यहाँ समस्या ये है कि एक 12th का लाइव ही हमारी मुश्किल से इसका समय निकाल पाते हैं। वैसे हम प्रयास करते हैं कि 11th का भी लाइव क्लास हम शुरू करें, और बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं 11th का भी लाइव क्लास। फिलहाल अभी 12th का दे रहे हैं। वैसे अभी बीमारी सबके बारे में पढ़ रहे हैं तो फायदा ही करेगा, कुछ जानकारी हो जाएगा आपको, तो ठीक है। चलिए, तो रोग का नाम, रोग के नाम में बुआ एक बीमारी है जिसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं एमियोबिएसिस, एमियोबिएसिस, ठीक है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन ये होगा, एमियोबिएसिस है क्या नाम, तो मत्था नहीं लगाना है। अब हो सकता है मे बी कि आप पहला बार इसका नाम सुन रहे हो, एमियोबिएसिस के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, बालक हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो प्रोटोजोआ जनित रोग, रोग का नाम दे दिया एमियोबिएसिस। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं बुआ, इसके रोगजनक कारक के बारे में, रोगजनक कारक के बारे में। रोगजनक कारक क्या है भाई? रोगजनक कारक के बारे में आपको हम बार बार बता रहे हैं, 1000 बार बता रहे हैं कि रोगजनक कारक किसे कहते हैं। जनक का मतलब क्या होता है, इसके बारे में कल भी हम चर्चा किए थे कि जनक किसे कहते हैं। जनक जिससे जिसका उत्पत्ति होता है उसी को उसका जनक कहते हैं। नहीं समझ में आया? सपोज करिए जैसे हमारे लिए जनक हो गए हमारे माता पिता, यानी जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व इस धरती पर है, इस सृष्टि पर है, जिसको जो उत्पन्न करता है, जिसको जो जन्म देता है, उसके लिए, जैसे कि मेरे लिए मेरा जनक हो गए हमारे माता पिता। उसी प्रकार से यहां पूछ रहा है कि रोग जनक, रोग का जनक मतलब क्या हुआ इसका, कि रोग को उत्पन्न करने वाले कौन हैं। तो किस रोग का भाई, तो यहां पर कौन से रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, एमियोबिएसिस के बारे में। तो एमियोबिएसिस को उत्पन्न करने वाला कौन है, तो नॉर्मल लॉजिक है ना भाई, नॉर्मल लॉजिक है ना कि इसको हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग की श्रेणी में पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इस बीमारी को हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, विषाणु जनित रोग वाला में, जीवाणु जनित रोग वाला में नहीं ना, इसको कहां पढ़ रहे हैं, तो प्रोटोजोआ जनित रोग के वाला श्रेणी में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका सीधा अर्थ बनता है कि यह जो रोग है यह किससे होता होगा, प्रोटोजोआ से होता होगा, क्योंकि जो रोग प्रोटोजोआ से होता है उसी को ना हम लोग प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं। और एमियोबिएसिस को पढ़ कहां रहे हैं, तो प्रोटोजोआ जनित रोग की श्रेणी में पढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि इस रोग का जो रोगजनक कारक होगा, यानी इसको उत्पन्न करने वाला जो कारक होगा, वह क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। यहां तक समझने में किसी बच्चा को कहीं पर दिक्कत है तो बताइए थोड़ा। यहां तक समझने में किसी बालक या बालिका को कहीं पर दिक्कत है तो बताया जाए। अरे भाई, रोग का नाम एमियोबिएसिस हो गया, रोगजनक कारक का नाम प्रोटोजोआ हो गया।
दुइयों को चीज हम लोग पढ़े हैं। यहां तक पढ़ने में या यहां तक कह सकते हैं कि समझने में किसी बच्चा को कहीं पर समस्या है, कहीं पर दिक्कत है, तो आप बता सकते हैं बेहिचक। दिवाकर कुमार है, कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आभार आपका। ठीक। हर्ष कुमार है, कह रहे नो। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, एमईओ बेसिस क्या है, एसएसआर स्टेटस करें, एमईओ बेसिस क्या है। देखिए, एसएसआर स्टेटस जी, अभी 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 धैर्य बना करके रखिए, जा रहे हैं वहां पर, जा रहे हैं। सही क्वेश्चन किए। देखिए, एमईओ बेसिस आपको एक नया शब्द लग रहा होगा, ठीक है। जा रहे हैं बुआ, रोग के बारे में जा रहे हैं, पूरा डिटेल में जाएंगे। अभी हम करें यहीं तक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए, उसके बारे में पूरा पढ़ना है, अभी विख्यात पढ़ना है। देखिए, अब जैसे कि बहुत बच्चे इतना तो समझ गए कि भाई कोनो बीमारी होता होगा जिसका रोगजनक कारक यह है, इतना तो डाउट कंसेप्ट क्लियर है आपका। कटहर कुछ नहीं है, सुलवाई समझते हैं। गांव घर में जो कहता है कि उसको सुलवाई पकड़ लिया है, आम बोलचाल की भाषा में। और पेट खराब जो हो जाता है, पतला पैखाना होना, वही जब बेसी लेवल पर हो जाता है, मान लीजिए अत्यधिक हो गया, पतला पैखाना हो रहा है, रद्दस पकड़ लिया है, सुलवाई कहते हैं उसको हमारे क्षेत्र में, हमारे मिथिलांचल के क्षेत्र जो होते हैं वहां पर उसको सुलवाई बोला जाता है। उसी सुलवाई का नाम है एमियोबिएसिस। बात समझे, कंसेप्ट क्लियर है। अब हमको लगता है कि इस बीमारी का लक्षण भी बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका नाम एगो हम दूसरा नाम कह देते, आप लोग इसका बारे में सब कुछ जान गए होंगे। हम उम्मीद तो इतना करते हैं आपसे। घनश्याम जी कह रहे हैं सर जी लाइक देखने गए थे। बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम भाई, आप ही तो वो हैं जो दिल की बात समझ जाते हैं। हम लाइके देखने गए थे कि क्या गो है या क्या गो लाइक ठोका है, बताइए। लेकिन नहीं करना है, लाइक नहीं करना है, सब्सक्राइब नहीं करना है, काहे करिएगा लाइक वगैरह। अब उसको 10 गो रुपया मिल जाएगा, आप लाइक ठोक दीजिएगा, वो तो करना नहीं है, वो करना ही नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं करना है भाई। फोकट में देखेंगे, फ्री में देखेंगे, लाइक नहीं ठोकेंगे, इतना कर देना, ठीक है। खैर छोड़िए, तो सेकेंडरी चीजें हैं, हम लोग मुद्दा पर आते हैं। अब हमको ये बताइए कि अब एमियोबियोसिस में समझने में कोनो दिक्कत है नहीं ना। रोग का नाम तो हो गया एमियोबियोसिस। वो सुलवाई इसीलिए बार बार नहीं कहते हैं, कहीं सुनने में खराब लगता है, नहीं समझे। हाँ, लोग कहेगा कि बोलने नहीं आता है। जैसे कि लव मैरिज, कितना अच्छा लग रहा है, नहीं कह लव मैरिज, उसी को हमारे मिथिलांचल में कुछ और कहता है। जरा मान लीजिए कि कोई किसी के साथ चला गया, लड़का लड़की के साथ चला गया, उसको लोग कहता है कि ये हो गया, वो हो गया, फरार हो गया। हमारे गांव तरफ उसको कुछ और बोलते हैं, और इतना रफ है, रफ तो नहीं है, हम लोग का आम बोलचाल की भाषा है। उसको बोलेंगे तो आपको लगेगा कि वाह खराब, कितना घटिया बात बोल दिए सर। लेकिन यह बात नहीं है, अपना भाषा में समझिएगा, बेहतर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, रोग का नाम हो गया एमियोबियोसिस, रोगजनक कारक क्या हो गया, वह प्रोटोजोआ। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं किसी भी बीमारी में, शायद आप लोग को याद होगा जो लोग शुरू से क्लास कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फैलने के तरीके, फैलने के तरीके, यानी कि बाबू रे, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, यानी कि हम लोग अब यह देखते हैं कि यह जो, नहीं सॉरी 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 सॉरी, यानी कि अब हम लोग यह जानेंगे कि वह कौन सा प्रोटोजोआ है जो किसी भी व्यक्ति में एमियोबियोसिस करने के लिए जिम्मेदार होता है। नहीं समझे बातों को। प्रोटोजोआ क्या है, एक ग्रुप है, एक श्रेणी है, बात समझ रहे ना। तो कोई खास प्रोटोजोआ ही ना होगा जो इस बीमारी को उत्पन्न करता होगा। वायरस से है तो वायरस का कमी है, बैक्टीरिया का कमी है, तो कोनो खास बैक्टीरिया ही ना कोनो खास बीमारी उत्पन्न करता है, कोनो खास प्रोटोजोआ ही ना कोनो खास बीमारी उत्पन्न करता है कि 100 प्रोटोजोआ बीमारी उत्पन्न करता है। सपोज करिए कि आप ही के गांव में बाराती आया है, बताया गया है कि मान लीजिए आपका कोनो गांव है, तो अपना गांव ले लीजिएगा समझने के लिए, कि फलना गांव से बाराती आ रहा है, फलना गांव से लड़का आ रहा है। नहीं कर लड़का कहाँ का है, शादी ब्याह हो रहा है आपके गांव में, टेंट उंट लगा हुआ है, सब पूजा किया, अच्छा लड़का कहाँ का है। तो सामने से कोई बोला कि फलना गांव का है, तो फलना गांव से वही दिन एक वो लड़का आएगा, औरों बाराती आता है, सब बहुत ही लड़का आता है गांव से, तो सब दुल्हा है। दुल्हा का कुछ डिफिनेशन होता है ना, ओकरा कपार पर कोनो खास लड़का होगा जका से बियाह होगा, कपार पर मोर होगा, फलना होगा, चिलना होगा,
वही वाला बात है। तो एगो वहां जो बोला कि फलना गांव का लड़का है, तो एगो ग्रुप ना हो गया, वही वाला बात आपको समझा रहे हैं कि एमियोबियोसिस जो बीमारी है, इसमें तो आप कह दिए कि भाई प्रोटोजोआ से फैलता है, तो आप क्वेश्चन लोग पूछेगा ना आपसे कि भाई प्रोटोजोआ से होता है, मान गए। अब ये बताओ तुम कि किस प्रोटोजोआ से होता है ये एमियोबियोसिस जिसको सुलवाई बोलते हैं। हम लोग कहेंगे वैसी स्थिति में कि भाई यह जो बीमारी है यह एक खास प्रोटोजोआ से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलेटिका। उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है बुआ, एंटामीबा हिस्टोलेटिका। GWR है, कह रहे हैं कि मस्त से हम समझ रहे हैं गुरुजी, कोनो डाउट नहीं रहता है। चलिए ठीक है, ये ना खरीदवा कमेंट है, ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ तो हमें कोनो डाउट है तो बताइए भाई। यहाँ हम क्या बोले हैं कि रोग का नाम हो गया एमियोबियोसिस, रोग जनक कारक क्या हो गया, प्रोटोजोआ, यानी जिससे यह रोग होता है। किस प्रोटोजोआ से होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटामीबा हिस्टोलेटिका। डॉट क्लियर। अब हम लोग यह देखते हैं कि यह जो बैक्टीरिया है, सॉरी यह जो प्रोटोजोआ है, कौन प्रोटोजोआ, एंटामीबा हिस्टोलेटिका, इसके फैलने का तरीका क्या है, इसके फैलने का तरीका क्या है। तो इसके फैलने का तरीका क्या होता है बुआ, इसके फैलने का जो पहला तरीका है वह है दूषित भोजन और दूषित जल। नहीं समझ रहे हैं बातों को, यानी एंटामीबा हिस्टोलेटिका के फैलने का जो पहला तरीका है वह क्या है, दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से या किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और वहां पर रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। बात समझ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि इसके लक्षण की बात कर ले हम, इसका लक्षण क्या हो जाएगा वो एमियोबियोसिस का। इसका पहला लक्षण आप लोग क्या कह सकते हैं, पतला पैखाना होना, पेट में दर्द होना, खाना अपच होना, शरीर में पानी की कमी होना, कमजोरी महसूस होना, नींद कम आना। इस तरीका का जो भी लक्षण है वो तो हम लोग कह ही सकते हैं किसमें, एमियोबियोसिस में। अब अगर मान लीजिए कि इसका रोकथाम हम आपसे पूछ दें, इस बीमारी का क्या रोकथाम है, तो बताए हैं कि किसी भी बीमारी में, किसी भी रोग में अगर उसका रोकथाम हमसे पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे बुआ, इसका उल्टा कर देंगे। फैलने के तरीका का हम लोग क्या लिख देंगे, उल्टा अगर मान लीजिए लिख देते हैं तो वह उस बीमारी का क्या हो जाएगा, रोकथाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, या फिर यहां तक में डाउट है किसी बच्चा को, बालक को, बालिका को, तो आप बता सकते हैं। हम लोग इसका उल्टा में क्या लिखेंगे रोकथाम में, कि भाई दूषित पानी का, दूषित जल का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, रोगी के देखभाल करेंगे, रोगी के खाने पीने की व्यवस्था को अलग कर देंगे, मान लीजिए उसको समय समय पर दवाइयाँ देंगे। अगर इस रोग से संबंधित किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देगा तो तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे। क्लियर है, सब में तो वही फॉर्मेट है भाई, आप काहे डर जाते हो, ये बताइए हमको आप। तो अब हमको ये बता दीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमको ये बताइए कि एमियोबियोसिस को समझने में किसी प्रकार की कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, या फिर आगे बढ़ा जाए। एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आलोक जी हैं कोठरा निवासी, रविराज पटेल हैं, एक प्रियंका कुमारी है शायद अभी क्लास में जुड़ी हैं, ठीक ठीक ठीक, मोहम्मद हबीब हैं, कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। और कोनो बच्चा जिसको दिक्कत हो एमियोबियोसिस को समझने में तो बता सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे भाई। तो एक बीमारी और पढ़ना है हम लोग को, मलेरिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बुआ दूसरा प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में, ठीक है। एक बीमारी है जिसका नाम है मलेरिया, एक बीमारी है, एक रोग है, रोग का नाम हम लोग क्या लिख देंगे, मलेरिया। नाम तो सुने ही होंगे इसका, एक अभिषेक कुमार जी हैं, चलिए ठीक ठीक ठीक। चलिए चलिए, रोग का नाम क्या हो गया, मलेरिया। इसका नाम जरूर सुने होंगे आप लोग, इससे परिचित भी होंगे। अधिकांश लोग ऐसे होंगे इस लाइव सेशन में जुड़े हुए जिनको कभी ना कभी मलेरिया हुआ भी होगा,
और वो इस रोग से पीड़ित भी हुए होंगे, और उन्हें इतना जरूर जानकारी होगा कि मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से होता है। बस इतना जानकारी तो भाई होगा सबको, लेकिन इतना जानकारी से काम चलने वाला नहीं है गुरु। हम लोग को एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है मलेरिया वाला। जब ये चैप्टर खत्म होगा बुआ, तो हम लोग जिस प्रकार से हर एक चैप्टर में करते हैं कि क्वेश्चन बैंक को लाते हैं और क्वेश्चन बैंक को थोड़ा डील करते हैं, तो जब क्वेश्चन बैंक को लाएंगे, डील करेंगे, तो आप देखिएगा कि अक्सर जो है मलेरिया के बाद संबंधित जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क में पूछे गए हैं। जैसे मलेरिया क्या है, मलेरिया के रोगजनक कारक कौन होते हैं, मलेरिया के फैलने के तरीके क्या होते हैं, इसके अलावा मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, मलेरिया के रोकथाम क्या होते हैं। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आपसे 5 मार्क में पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन बैंक बहुत जल्द हम लोग उसको डील करेंगे जब ये चैप्टर समाप्त होगा। तो जिस प्रकार से हर एक चैप्टर में करते हैं, तो उस प्रकार से इस चैप्टर को भी डील करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो रोग का नाम क्या हो गया वो मलेरिया। जिस प्रकार से हर एक बीमारी में लिखते हैं उसी प्रकार से इस बीमारी में भी लिखेंगे। रोग का नाम मलेरिया। रोगजनक कारक, रोगजनक कारक क्या हो जाएगा मलेरिया का भी बुआ? प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। इतना तो आप लोग लिख लेंगे ना। SSR एटिटस कह रहे हैं कि और डिटेल में पढ़ना है क्या? जितनी आवश्यकता होगी उतनी हम आपको दे देंगे, घबराना नहीं है और लाइक ठोक देना है, ठीक है? नहीं सॉरी, नहीं ठोकना है, वो कहा गया धोखा से। हाँ, रोग का नाम हो गया मलेरिया। रोगजनक कारक क्या हो गया वो इसका? प्रोटोजोआ। इतना तो अब आप लोग लिख लेते हैं ना कि भाई यह बीमारी का रोगजनक कारक क्या होता है। अब क्वेश्चन यह अगर पूछ दे कि किस प्रोटोजोआ से होगा, वहां पर जाके फंस जाते हैं गुरु आप लोग। तो घबराना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रोटोजोआ से मलेरिया होगा उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का 3-4 फॉर्म होता है, बात समझ रहे हैं? जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। लेकिन उतना आपको मत्था नहीं लगाना है, सिंपल लॉजिक आप समझो कि प्लाज्मोडियम, जिस प्रोटोजोआ से मलेरिया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम कहेंगे। है तो डिटेल में बहुत सारा पढ़ने के लिए, हर एक रोग का स्टेज होता है। लेकिन जितनी आपके सिलेबस में दिया गया है, जितना आपको जानकारी रखना चाहिए, उतना हम जरूर आपको दे देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो इधर देखो। तो क्या हो गया प्रोटोजोआ का? यानी किस प्रोटोजोआ से मलेरिया होगा बुआ? तो प्लाज्मोडियम से। अब जिस प्रकार से हर एक बीमारी का हम फैलने का तरीका जानते हैं, यह बीमारी आखिर होता कैसे है, यह बीमारी आखिर फैलता कैसे है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे बुआ? फैलने का तरीका। इसके फैलने का तरीका थोड़ा इधर उधर वाला है, बात समझ रहे हैं? इधर उधर वाला कहने का मतलब थोड़ा समझिए। यहां पर यह जो रोग है मलेरिया, यह आमतौर पर आप जानते होंगे कि मादा एनियोफिलीज मच्छर के काटने से ही बीमारी होता है। कौन बीमारी होता है बुआ? यानी क्या बोले हैं? ये बोले हैं कि यह जो मलेरिया है यह एक मच्छर है, नाम है इसका मादा एनियोफिलीज मच्छर। यह मादा एनियोफिलीज मच्छर के काटने से यह मलेरिया होता है। अब कैसे होता है भाई मादा एनियोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया? तो कोनो में रॉकेट साइंस नहीं है, हम दूसरा रंग का एगो मार कर ले लेते हैं, ठीक है? चलिए, होता क्या है, होता क्या है इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग। यह जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम का अंडा वाला स्टेज यानी ओवल स्टेज क्या होता है? इस मलेरिया के सलाइवा में रहता है, लार ग्रंथि में, ठीक है? जब यह किसी व्यक्ति को काटता है, ठीक है, जना मान लीजिए यहाँ कोनो आदमी हम बना दिए हैं, एक मुंह बनाओ, हाँ मान लो ये कोनो आदमी, मान लीजिए इसका ये हाथ है, इसको मिटाओ, हाँ इसका ये सूर है, ये काट रहा है मान लीजिए मच्छर। अरे मानो तो देव नहीं तो पत्थर, इसके हाथ में खून अपना बह रहा है, ठीक है? अब क्या होता है कि जैसे ही यह मच्छर इसको काटेगा, तो मच्छर काटने का थोड़ा सिस्टम होता है, थोड़ा तरीका होता है, बात समझ रहे हैं? कैसे मच्छर काटता है?
उसका सिस्टम ये है कि जिस प्रकार से हम आप इंजेक्शन लेते हैं, जिस प्रकार से हम आप सुइया लेते हैं, तो कभी भेन में सुइया लिए हैं, नस में आप देखे होंगे कि आमतौर पर सपोज करें कि ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, इसमें सुइया कैसे लेता है, पहले देखिएगा नस का पता लगाया जाता है कि नस कहाँ पर है। नस पता जब चल गया तो अब उसमें इंजेक्शन लगाया, एक बार ब्लड को पहले एने में खींचेगा, सिरिंज में खींचेगा, वो कन्फर्म करता है कि यहाँ पर नसों में न गया है, अब तब फिर से अपना दवा को धीरे धीरे पास करता है। ऐसा देखे होंगे आप लोग। जस्ट उसी प्रकार से मच्छर भी करता है। मच्छर ही कन्फर्म करता है कि भाई नस में हमार सुर गया है कि मांस में गया है। भाई साहब तो करता क्या है सो देख लो। जना मान लो कि मच्छर है तो पहले ही भौंका, पहले ही खून को खींचेगा, फिर छोड़ेगा और फिर खींचेगा। बात समझ रहे हैं ना? नहीं समझे बात को? मतलब 2-3 गो चीज है। पहले ही मच्छर क्या करेगा, खून भौंका, खून को खींचा, खून को छोड़ा और फिर खींचने लगा। होता क्या है कि जैसे ही खून यहां से गया, इसमें अब क्या कांटेक्ट हो गया, अब उस रक्त में कांटेक्ट हो गया बुआ ये प्लाज्मोडियम, अब फिर से ही ब्लड को इसमें छोड़ दिया। अभी तब तक ब्लड पहुंच गया आगे, तब फिर से अपना ये खींचने लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ही अब यह क्या था, ये जो हरा हरा हम बनाए हैं हरी हरी, यह क्या है, हरी हरी, ये हरी हरी है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का अंडाणु वाला स्टेज। अब इसके रक्त के माध्यम से यह प्लाज्मोडियम कहां पहुंचा होगा बुआ, इसके लिख देते हैं पूरा पहले, इसके रक्त के माध्यम से ये कहां गया होगा, सबसे पहले हृदय में। हृदय से कहां चला जाता है, यकृत, हृदय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हार्ट। इसके बाद ये कहां गया होगा, लीवर में। लीवर में जाने के बाद यह प्लाज्मोडियम क्या करता है, जब यहां ये पहुंच जाता है मान लीजिए, तो यहां पर ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, ध के सहरा देता है, खद खद करने लगता है। बात समझ रहे हैं? ये ध के जो है सो ये नहीं चलता है, हटाओ इसको, ध के खद खद करने लगता है, खूब सोहर जाता है। ठीक है, कहां पर, लीवर में, यकृत में पहुंचने के बाद अब ध के क्या करता है, इस सोजे आपको अटैक कर देता है, किस पर, आरबीसी पर। बात समझ रहे हैं? यानी कि फिर से समझो, फिर से हम की कह रहे हैं, इसको कहीं समझना पड़ेगा। तो कह रहे हैं जो सर ब्लू है, अरे बालक देखो, रंग उंग का जो मतलब होता है कि लाल है कि पियर है कि ब्लू है, इसमें आमतौर पर जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, वो थोड़ा कमजोर होते हैं। बात समझ रहे हो? महिलाएं होती है रंग के मामला में काफी एक्सपर्ट। अब उस आंख में ऐसा कुछ है, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन रंग के मामला में महिलाएं जो होती है वो काफी एक्सपर्ट होता है। अब लाल है, हमारा दुकान है कचरी मुड़ी का, उसके जस्ट बगल में है एक जनरल स्टोर। तो एक दिन उसके काउंटर पर हम देखे कि बहुत सारा लाल लाल एल्टा, नेल पॉलिश जानते होंगे, एल्टा रखा था, उसको हम लोग एल्टा बोलते हैं। नेल पॉलिश बहुत सारा रखा हुआ था लाल लाल। अब बगल में एक कार्टून रखा हुआ था जिसमें उसको रखना था। तो सर मैच वगैरह कुछ चल रहा था टीवी पर, सब लोग देख रहे थे, अपना बैठे बैठे उसको हम इसमें अपना रखने, कभी कभी हो जाता, अपना रख रहे थे। वो दुकानदार पूरा महाराज ऐसे एग्रेसिव होकर गए, हाँ 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 अनर्थ हो गया, क्या कर दिए महाराज। हम कह रहे भाई कहाँ कुछ किए हैं, इसको तो उठा के शीशा में रख रहे हैं, डिब्बा में। ओह नहीं ना समझिएगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। माथा उठा सही है तुम्हारा, ये तो सब तो लाले नजर आ रहा है, नहीं ना है लाल, ये हल्का लाल में ई है, ये हल्का लाल में हल्का डीप है, ये हल्का लाल में हल्का ऊपर है, ये हल्का। बात समझ रहे हैं? लड़का सब कथी बुझता है, एगो लाल एगो कारी, नहीं बुझे, 2-3 गो रंग से तो वैसे बुझबे नहीं करता है। वही वाला बात है, जना कि अथी है, कथी कहते हैं, कंडीशनर। वो कंडीशनर, साबुन, फेस वॉश, वो क्या कहते हैं, स्क्रबर, तो स्क्रबर होते भाई लड़का सब बुझता है। एगो क्लिनिक प्लस लेता है, ऊपर से लौका नीचे तक छछाड़ लेता है, समझे ना? वही क्लिनिक प्लस से मुँह आर में ना देह आर में, वह से नहीं कनी मनी बच गया तो कपड़ों आर फिर खींच फाँच के सखाने के लिए दे देता है। ये होता है एक पुरुष। खैर चलिए, रंग पर उतना डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो चलो। अभी ब्लू है कि नीला है उसके चक्कर में काहे पड़ रहे हैं महाराज? मलेरिया पर आइए ना। मलेरिया क्या है? हम ही बोले हैं कि मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। जिस प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये प्लाज्मोडियम क्या है? ये प्लाज्मोडियम का जो अंडाणु वाला स्टेज होता है, जना कि चुट्टी सबका अंडा नहीं देखते हैं, कनी कनी को अनेक चुट्टी के अंडा, वो से बहुत माइक्रो में होता है। वह रहता है मादा एनियोफ्लिज मच्छर के लार ग्रंथि में, सलाइवा ना समझिए, मुंह में रहता है। ठीक है,
जब भी मच्छर कोनो आदमी के काटा, जना मान लीजिए हमरे हाथ है काटा, एक ने सोचे सुर घुसाता है, सोच सोखने लगता है, एना नहीं होता है। ये अपना सुर घुसाया, पहले कन्फर्म करेगा ना कि भाई ठीक जगह पर हमारा सुर गया है, पहले ब्लड को खींचता है, फिर ब्लड को छोड़ता है। जैसे ही ब्लड गया, अब ब्लड जब आता है वापस, उस ब्लड के साथ क्या आ गया, प्लाज्मोडियम ना। अब वह प्लाज्मोडियम तब तक अपना कहाँ चला जाता है, रक्त के साथ हृदय में, तब अपना ये ब्लड खींचते रहता है। अब हृदय में चला गया, हृदय से स्वाभाविक सी बात है कि हृदय का काम, हार्ट का काम हम लोग जानते हैं कि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। पंडुली रमेश कह रहे हैं कि हम आ गए हैं लैब में। अच्छा ठीक है, हम आरती सबका मतलब उतारने वाला व्यवस्था करते हैं। लम्हा कहीं का आते हो लेट के, तब बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा, इधर देखो क्या कर रहे हैं। हाँ, अब रक्त से रक्त कहाँ चला गया, वो हृदय में। हृदय के बारे में, दिल के बारे में, हार्ट के बारे में हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि हार्ट जस्ट लाइक अ पंप, कोई मोटर है हृदय, और उसका कोनो बड़का काम नहीं है हृदय का। हृदय का बस इतना काम है, हार्ट का बस इतना काम है कि यह करता क्या है बुआ, कि ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझे बातों को। जैसे सपोज करिए कि अभी हम खड़ा हैं, तो ऊपर से ब्लड नीचे तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन नीचे से ब्लड ऊपर कैसे जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं एक मोटर तो लगाना पड़ेगा। तब जरा मान लीजिए कि टंकी में, आपके घर में छत पर अगर टंकी हो, टंकी में अगर पानी है, उसको नल में लाना है, तो टंकी से पानी को नल में लाने के लिए क्या मोटर लगाना पड़ता है, नहीं ना। लेकिन अगर कॉल में से पानी को भेजना है टंकी में, तब तो मोटर लगेगा ना। तो वही वाला बात है, हृदय का काम बस इतना है कि अब ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसमें कोनो विशेष प्रकार का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगा हुआ है नहीं। हाँ, ये जस्ट लाइक कैसे काम करता है, जैसे कि आइसक्रीम वाला सबका भोंपू देखते होंगे, पोंपया वाला, और साउंड करता रहता है, उसमें बैटरी लगता है नहीं ना, वो हवा के प्रेशर पर चल रहा है। उसी प्रकार से हृदय का काम है। हृदय का काम है कि शरीर के अलग अलग अंगों तक, विभिन्न अंगों तक क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। अब हृदय तक क्या पहुंच गया बुआ, हृदय तक पहुंच गया है अपना प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम हृदय से कहां पहुंच गया, यकृत में, यानी कि लीवर में। और लीवर में जैसे ही यह प्लाज्मोडियम पहुंचता है, अपनी संख्या में दिन दुगुना रात चौगुना की रफ्तार से वृद्धि करता है, धड़ के सोहरा देता है। अपना उसके बाद अटैक करता है किस पर, आरबीसी पर। जैसे ही यह आरबीसी पर अटैक करता है, आरबीसी क्या करता है, एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमोज्वाइन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोज्वाइन कहते हैं। और यही हेमोज्वाइन हमारे आपके बॉडी में किसी बालक में क्या करता है बुआ, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। बात समझ में आ रही है। लाइक देखने गए थे, देखो एगो रविराज पटेल हैं, ये कह रहे हैं जो सर लीवर का वजन कितना होता। हे रविराज भाई, भाई हैं कि बहन है पता नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है जो भी हैं, आप इस चीज़ पर फोकस करिए। आपको जिस दिन बायोलॉजी आप पढ़ना शुरू किए होंगे, अगर हमारे पास आप पढ़ने ने ऐसे सारे स्टेटस जी, थोड़ा आप धैर्य बना करके रहिए, हम दे रहे हैं उसका जवाब। बायोलॉजी में एक चीज़ आपको हम बताए थे, गुरुजी बहुते मिले होंगे आपको, रंग बिरंग का किताब आप पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप बायोलॉजी रखे हैं तो एक चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कभी भी भविष्य में किसी ऑर्गेन का लंबाई, किसी अंग का लंबाई पूछ दे आपसे कि लीवर का लंबाई कितना होता है, अमाशय का लंबाई कितना होता है, अमाशय का वजन कितना होता है, शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है, ये लुम्हा वाला क्वेश्चन हो गया, पैथोलॉजी वाला क्वेश्चन हो गया। जैसे कि बहुत किताब में ही देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के लीवर का वजन इतना, किसको स्वस्थ कह रहे हैं आप, एक वयस्क व्यक्ति के लीवर का वजन कितना होगा, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर का वजन कितना होना चाहिए। गजब है महाराज। अब एक वयस्क व्यक्ति, सपोज करिए कि हमको आप वयस्क की श्रेणी में ले सकते हैं। अब हमारा एगो दोस्त है, हमारा एन 4 गो मिला देगा तब वो एगो बनेगा, तो देख के वजन से कहते हमारा आदमी नहीं है, हम स्वस्थ नहीं हैं, तो कहाँ का देते हमारा वजन है, हम पिलमरू हैं। बात समझने का प्रयास करिए भाई। कभी भी बायोलॉजी में जो डाटा होता है एक्यूरेसी डाटा नहीं होता है, वो लगभग में होता है। ये हाल फिलहाल की घटना बता रहे हैं,
एक ये मतलब कह सकते हैं कि नपाई हो रहा था, मतलब जमीन को नापा जा रहा था, तो किसी ने बताया कि ये 1 फुट होता है, ये वाला। सबके भाई इसका कौन मापदंड है कि ये 1 फुट होगा? कम हो सकता है, नम्र हो सकता है, तो नहीं 1 फुट होता है, चैलेंज लगा लिया। अब लाओ इंची टेप और 2 सेम उम्र के लड़का को बुलाओ, जरूरी है कि दोनों का सेम होगा? अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है। इसमें कभी भी मत्था आपको नहीं लगाना है कि किसी ऑर्गेन का वजन पूछ दिए, किसी अंग का रंग पूछ दिए, किसी की लंबाई पूछ दिए, किसी का कुछ पूछ दिए। ये सब चिंदी पिंदी चीज हुआ, इस सब पर उतना फोकस नहीं करिए, ठीक है? हाँ, अब रविराज पटेल कह रहा है सॉरी, अन्ना वाला इमोजी भेज दिया, लुम्मा कहीं का। पहले भेजने से पहले ना सोचना चाहिए। चलो यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, मलेरिया पढ़ा रहे हैं, मलेरिया पर ध्यान दो। रोग का नाम मलेरिया। रे क्या है राकेश यादव है, तुमको सरोज का याद आ रहा है? बहुधा ब्लॉक हो जाओगे, सरोज नहीं आया है। तुम हाँ सब कहीं अपना अंग नहीं लगता है पढ़ने में। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी कि वैसा रोग के बारे में पढ़ रहे हैं जो किससे होता है बुआ? प्रोटोजोआ से होता है। इसकी श्रेणी में बहुत तरह के रोग आते हैं, जैसे कि पहला रोग है, जैसे कि पहला पढ़े थे एमियोबियासिस के बारे में, जिसको हम लोग सुलवाए बोले थे। बात समझ में आ रही है? जैसे ही अगर एमियोबियासिस कह रहे थे तो बहुत सारे बच्चे हवा में थे, उनको पता नहीं चल पा रहा था कि भाई एमियोबियासिस होता क्या है। लेकिन वो इसको जैसे ही हम बोल दी कि बुआरे ग्रामीण भाषा में इसको सुलवाए बोलते हैं, तो अब हमको लक्षण बताने की तो आवश्यकता नहीं हुआ, उसके रोकथाम बताने की आवश्यकता तो नहीं हुआ। वो खुद ब खुद समझ गए होंगे कि रोगी की देखभाल करेंगे, ORS का घोल पिलाएंगे, डॉक्टर से संपर्क करेंगे, उसकी जांच करवाएंगे, उसके खाने पीने की व्यवस्था अलग कर देंगे। तो यही चीजें होती है। उसी क्रम में हमने दूसरा बीमारी पढ़ा है मलेरिया के बारे में। बताए हैं कि मलेरिया वाला जो क्वेश्चन है अक्सर आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा और पूछा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगला बार नहीं पूछेगा, या इसका मतलब ये नहीं है कि अगला बार पूछेगा। आपके लिए हर एक चीज VVI है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, हाँ ये VVI है, इसको टिक मार लो, ये पूछेगा, कटर पूछेगा। आप परमात्मा हैं? पूछेगा नहीं पूछेगा, उस पर क्या फोकस कर रहे हैं आप? अगर आपके लिए यह चीजें इंपोर्टेंट नहीं होती तो आपके सिलेबस में नहीं होता, आपके सिलेबस से हट गया होता। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं आपको? तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज को जानना जरूरी है, बस उसका तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि अभी रोग का नाम बोले हैं मलेरिया, अब अगर इसके रोगजनक कारक के बारे में आपसे पूछ दिया जाए कि मलेरिया का रोगजनक कारक कौन है, बात नहीं समझे, यानी कि मलेरिया का जनक कौन है, मलेरिया को उत्पन्न करने वाला कौन है, तो मलेरिया को उत्पन्न करने वाला कौन है बुआ? प्रोटोजोआ है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई 100 प्रोटोजोआ से तो मलेरिया नहीं होता है, कोनो खास प्रोटोजोआ होगा जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न हो रहा है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम बताओ। वही दुल्हा वाला बात बताए थे, फलना गांव से बाराती आ रहा है, फलना गांव से लड़का आ रहा है, तो सब लड़का जयमाला करेगा? उसमें कोनो खास लड़का होगा जो जयमाला करेगा? तो वही वाला बात ना है गुरु। यहाँ पूछा जा रहा है कि मलेरिया किससे होता है, तो हम लोग कह दिए कि प्रोटोजोआ से होता है, भाई इतना तक काम चल सकता है। लेकिन वही कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम का भी बहुत तरह का रूप है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम वगैरह है, लेकिन उतना पर फोकस नहीं करना है। सिंपल लॉजिक में आपको यह समझना है कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो किसी भी व्यक्ति में मलेरिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। आप समझ रहे हैं? अब है कि मलेरिया के फैलने का तरीका क्या होता है, मलेरिया फैलता कैसे, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को अपने आगोश में कैसे ले लेता है मलेरिया, तो उसका नॉर्मल लॉजिक है। महाराज एगो मच्छर है, बात बुझ रहे हैं? मच्छर है एगो, उसका नाम है एगो दे दिया गया है मादा एनियोफिलीज मच्छर। देखिए हम आप मच्छर को कुछ गुदानते नहीं है, एना के मार देते हैं, एना के मार देते हैं, बेचारा को मारने के लिए क्या तिकरमबाजी हम लोग कर लेते हैं, वो से नहीं तो धुआं कर देते हैं, ना धुआं लगाते रहते हैं महाराज। वो एगो जीव है महाराज, प्राणी है, काहे से उतना कष्ट पहुंचा रहे हैं? वो भी मने मने गरियाता होगा। ये मनुष्य एक ऐसा प्रजाति जीव है जो हमसे इतना प्रताड़ित हमको काहे कर रहा है भाई? उसी में एगो मलेरिया है जिसका सॉरी मच्छर है जिसका नाम है मादा एनियोफिलीज मच्छर। इस मच्छर के लार ग्रंथि में इतना मोटा मोटी समझ मुंह में कौन प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, अब जब ये मच्छर कोनो व्यक्ति को काटता है तो ऐसा नहीं है कि सीधे सूर भोंका आ सूझे खून को सुरकने लगता है, सुरकना समझते हैं ना, सूझे घिंचने लगा, ऐसा नहीं होता है।
जिस प्रकार से हम आप इंजेक्शन लेते हैं, सुइया लेते हैं, कभी भगवान न करे कि आपको सुइया लेने का नौबत पड़े, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लोग लिए होंगे या किसी को इंजेक्शन लेते हुए देखे होंगे, अगर भेन वाला इंजेक्शन, नोस वाला सुइया लेते हुए देखे होंगे, तो आप देखे होंगे डॉक्टर क्या करते हैं, कंपाउंडर जो होते हैं जो सुई लगा रहे हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले सपोज करें कि हाथ है मान लीजिए, तो पहले सुइया को भोंका कन्फर्म करने के लिए कि मैं सुइया नोस में गया है कि मांस में गया है, इसको कन्फर्म करने के लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि ब्लड को पहले सिरिंज में खींचते हैं, देख लिए कि नहीं ब्लड आ रहा है, इसका मतलब सुइया जो है नस में गया है। उसके बाद फिर अपना दवा को धीरे धीरे क्या करते हैं कि पास करते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से मच्छर भी क्या करता है, इस व्यक्ति को भोंका, पहले ब्लड को खींचता है, जैसे ही ब्लड गया तो उस ब्लड के साथ क्या मिल गया, प्लाज्मोडियम मिल गया। अब फिर वो ब्लड को छोड़ता है, अब फिर से ब्लड खींचने लगता है, लेकिन जो ब्लड आ गया था उसके माध्यम से यह प्लाज्मोडियम जो है धीरे धीरे कहां पहुंचता है, रक्त से हृदय में, हृदय से कहां पहुंचता है, लीवर में, यानी कि यकृत में। यकृत में पहुंचने के बाद ये अपनी संख्या में वृद्धि करता है और क्या करता है, आरबीसी पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। आरबीसी पर जैसे ही यह प्लाज्मोडियम अटैक करता है, आरबीसी क्या करता है, एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हेमोज्वाइन कहते हैं। और यही हेमोज्वाइन किसी भी व्यक्ति में मलेरिया जैसे रोग के लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। अब हमको आप लोग यह बताइए गुरु कि मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है, इसको समझने में अगर किसी प्रकार की आपको डाउट हो। एक बालक हैं श्रवण कुमार यादव, कह रहे हैं कि हाँ कहिया बारात लो के जेबे सर। मत पूछिए इस तरीका का क्वेश्चन, तकलीफ होता है। मलेरिया पूछिए, आप मलेरिया वगैरह पूछ लीजिए, टॉपिक वगैरह पूछ लीजिए, सही रहता है। तो हमको ये बता दीजिए कि मलेरिया रोग को समझने में किसी बालक या बालिका को समस्या है तो थोड़ा बताइए, अगर नहीं समस्या है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, ठीक। एक मोहम्मद हबीब हैं, कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अमन जी हैं, चलिए। हर्ष कुमार हैं, रविराज हैं। स्टेटस तो क्या होता है, देखो SSR स्टेटस नाम का जो तुम बालक हो या बालिका जो भी हो, अस्थिर से समझो ना भाई, काहे अथी हो रहे हो, अधैर्य हो रहे हो। जब तक हम जिंदा हैं बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लो भैया। कुछ हो जाएगा तो फिर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब तक हम हैं, तुम बायोलॉजी का टेंशन काहे ले रहे हो, डेंगू नहीं पढ़े कि ये नहीं पढ़े कि वो नहीं पढ़े, निश्चिंत हो जाओ, तुम सही जगह पर आए हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस करो, ध्यान दो। जब तक हम हैं तब तक आपको बायोलॉजी में नहीं माथा लगाना है। इसको हंसते खेलते हम लोग गर्दा उड़ा देंगे, बात समझ रहे हैं ना। इसको झेलना नहीं है बायोलॉजी को, बायोलॉजी से खेलना है, बार बार हम कहते हैं, फिर भी आप लोग डर जाते हैं। महाराज बताइए, बायोलॉजी है, ये है, वो है। कुछ लोग डरा देते हैं आपको, चश्मा उश्मा लगा करके जो आते हैं कटहर, इसको तो फुटबॉल बना देंगे बायोलॉजी का, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए, रविराज पटेल करें 27 लाइक ही हुआ है, चलो ठीक है। इसके फैलने का तरीका समझ गए हम लोग। अब इसके लक्षण के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। मलेरिया का भी लक्षण बताना पड़ेगा, सबको तो भेले होगा एक ने एक बेर रखें तक की उम्र में, नहीं समझे बात को। तो मलेरिया में क्या देखे थे आप, मलेरिया में हम लोग ये देखे थे कि रह रही के बुखार आता है। रह रही के बुखार कहने का मतलब मेरा यह है कि देखोगे शाम सुबह बुखार आ रहा है, ठंड लग रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, भूख कम लग रहा है, नींद कम आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है। मोटा मोटी क्या किए हैं गुरु पता है ना, वही जो 5 को कॉमन लक्षण आपको हम बताए थे कि बउआ रे बाबू रे, कोनो बीमारी रहेगा आपको ये 5 को लक्षण चिपका देना है। देख रहा है कितना काम कर रहा है वो चीज। मतलब इसके लक्षण है, पहला तो कहिए देंगे कि भाई बुखार आता है। मैथिली हिट सोनू कह रहा अब कितने देर तक चलेगा। अच्छा जब हो गया, मलेरिया का नहीं खत्म कर देते हैं पहले। रंजीत इंटरटेनमेंट, देखिए रंजीत इंटरटेनमेंट 418 जी, आप क्या पूछे हम नहीं देख पाए हैं।
थोड़ा आप फिर से बताइए थोड़ा। हाँ, आपके कमेंट को हम पढ़ नहीं पाए, तो क्या पूछिए आप। अच्छा अच्छा, नंबर नंबर चाहिए ना। हाँ सही बात सही बात। देखिए, जो बच्चे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, लाइव क्लास के लिए। लड़का का अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप बनाया गया है। खुशी इस बात से होता है कि लड़का लोग खूब बना करके भेजते हैं उस ग्रुप में। जैसे जो वर्क हम देते हैं, समय नहीं लगता है, लाइव क्लास खत्म होने से पहले पहुंच जाता है वो हमारे पास आंसर, बच्चा लोग भेज देते हैं बना करके। तो जो लोग अभी तक लाइव क्लास वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग नंबर दे देते हैं। बॉस, नंबर पर क्या करना है आपको, 74 62 95 83 43। क्या करना है इस नंबर पर बुआ, अपना नाम, अपना एड्रेस लिख करके क्या करना है, भेज देना है। आपके पास हम लाइव क्लास का ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे। उस लिंक के थ्रू आप क्या कर लीजिएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। बात समझ में आ रही है। इस नंबर पर जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, मैथिली हिट सोनू करें, मेरा भी नंबर। अरे मैथिली हिट सोनू, समझो ना भाई हम क्या कर रहे हैं, लुमागिरी कर रहा है, पूरा बात सुनता है ना, बीच में टपक जाता है। हम कह रहे हैं, सुनो, हम कह रहे हैं कि इस नंबर पर अपना नाम, अपना एड्रेस लिख करके भेज देना है। आपके पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक से आप अपने ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं नहीं, वही पर हम हर एक चैप्टर का नोट आपको भेज देंगे, जैसे जो पढ़ाएंगे उसका नोट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगला समय समय पर जो आपको दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा। ये ग्रुप रहेगा अंतिम तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए। अब थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं लक्षण के बारे में। तो लक्षण के बारे में बताए हैं कि भाई बुखार का आना, हाँ शाम सुबह बुखार का आना। दूसरा बताए हैं चिड़चिड़ापन महसूस होना। तीसरा बताए थे सिर में दर्द होना। चौथा क्या बताया बुआ, भूख कम लगना, कमजोरी महसूस होना, नींद कम आना। ये लिख सकते हैं। रोकथाम की अगर बात पूछ दे, मान लीजिए कि मलेरिया का रोकथाम क्या है, मलेरिया को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका रोकथाम बता देंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अब फैल कैसे रहा था, तो मच्छर से, तो मच्छर के मारने का जितना उपाय है सब इसमें कर देंगे। बात समझ में आ रही है। इस रोग से हम लोग क्या हो सकते हैं कि बच सकते हैं। कुंदन जी करें, लेट हो गए सर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ग्रुप में होंगे तो ग्रुप में कुंदन भाई हम लिंक भेज दिए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ तो हम ये कह रहे थे कि इसका रोकथाम क्या हो जाएगा, कि फैलता कैसे था भाई बीमारी। ये बीमारी फैलता कैसे था, मच्छर से। इस मच्छर के रोकने का जितना उपाय, जैसे कि मच्छरदानी का, नवीन जी कह रहे हैं यूपी बोर्ड का है सर। नवीन जी देखिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, फलना बोर्ड, एमपी बोर्ड, बोर्ड से मतलब नहीं होता। आपका एनसीईआरटी ही ना बुक होगा, आपका भी किताब यही ना होगा, यही ना बायोलॉजी होगा आपका, कोई अलग से बायोलॉजी थोड़े होगा। यही बोर्ड है, एनसीईआरटी फॉलो करते हैं हम लोग, कोई घबराने वाली बातें नहीं है। इसका रोकथाम में हम लोग क्या क्या कह देंगे बुआ, इसके रोकथाम में हम लोग क्या क्या कह देंगे कि मच्छरदानी लगा करके सोएंगे, भेड़ दे वाला कपड़ा पहनेंगे। बात समझ में आ रही है। मलेरिया से संबंधित किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देगा तो डॉक्टर से हम लोग क्या करेंगे कि सलाह लेंगे। बात समझ में आ रही है। क्या कहीं पर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक ठीक ठीक। तो मलेरिया को समझने में किसी बालक या बालिका को कहीं पर डाउट हो, कहीं पर समस्या हो तो बता सकते हैं। मलेरिया को समझने में किसी प्रकार की समस्या है तो बता सकते हैं, और अगर नहीं समस्या है तो फिर आज की सभा को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक। शोभित चौरसिया करें, ग्रुप में मुझे भी जुड़ना है। शोभित है ना, हाँ शोभित है। तो नंबर भेज दिए हैं, 74 62 95 83 43। इस नंबर पर आप भेज देना है अपना नाम और एड्रेस लिख करके आप भेज दीजिएगा। लिंक भेज देंगे हम ग्रुप का, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है शोभित भाई। ठीक, चलिए। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि आज 2 बीमारी पढ़े हैं बुआ। पहला पढ़े थे एमियोबिएसिस, और दूसरा पढ़े हैं मलेरिया के बारे में। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत है, थोड़ा बताइए। कि 2 बीमारी था, एमियोबिएसिस और मलेरिया के बारे में आज पढ़े हैं।
उम्मीद करते हैं किसी बालक या बालिका को ये दोनों बीमारी समझने में दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर दिक्कत होगा तो ग्रुप में आप भेज दीजिएगा। इसके अलावा जो लोग समझ चुके हैं वो लोग इस दोनों बीमारी के बारे में लिख करके ग्रुप में जरूर भेजिएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग का हम बनाए हुए हैं उस ग्रुप में जरूर भेज दीजिएगा इसको बना करके। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग अभी तक मान लीजिए चलिए ओनली ऋषिक अवार्ड जी हैं। शोभित चौरसिया कहना सर अभी समझ में नहीं आया। हाँ शोभित भाई क्या है कि आप बाद में देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अपलोड हो जाएगा, अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। हम लिंक भेज देते हैं आपको, आप देख लीजिएगा। शायद थोड़ा आप लेट से आए इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बातें हैं नहीं। तो आप नाम एड्रेस भेजिए, हम ग्रुप का लिंक भेज देते हैं आपको। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक वगैरह नहीं ठोके थे ठोको दीजिएगा। ओनली ऋषिक अवार्ड जी कह रहे हैं जो सर थोड़ा अवार्ड क्या है ऋषि मनोज कुमार जी, आपका नाम हमको पढ़ने में नहीं ओरिया रहा है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा आप नाम लिख लिए हैं जो थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक सरवन जी कह रहे हैं सर मेरे बात को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है सरवन जी, इग्नोर नहीं कर रहे हैं आपको। आप लोग हैं तो महाराज हम हैं। मनोज जी कह रहे हैं सर योर फर्स्ट स्टूडेंट। अच्छा 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 मनोज जी हैं 12 निवासी। चलिए चलिए ठीक, आभार। यही मनोज जी हैं तो सबसे पहले हमें स्थापित किए थे 12 निवासी। ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए। यही मनोज जी हैं जो जिन्होंने सबसे पहले हमें स्थापित किया था बहेरी में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं 7:05 7:10 में। कोई दिक्कत है नहीं। जो लोग अभी तक लाइक वगैरह नहीं ठोके होंगे ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो ठीक। तब तक के लिए क्या कहते हैं, बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड ड्रीम, थैंक यू। बस हो गया, ऐसे बेसी नहीं आता है हमको। चलिए।